गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलजीत कौर और आज लेके आ गई मैं 12th क्लास ज्योग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। जैसा आप जानते हो डेटशीट आपकी आ चुकी है। तो आज मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ क्विक रिवीजन। तो इसमें हम बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उसी के हिसाब से आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो ये है कि जितने भी पिछले 1-2 सालों में जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बार-बार एग्ज़ाम्स में आने का। तो उसके हिसाब से इसको आप गेस पेपर समझिए और चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी 12th क्लास सॉल्व्ड पेपर, वो भी 2025 में जो पेपर आया था उसकी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जिसमें 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और 20 मार्क्स जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। बाकी बच्चे 70 मार्क्स। तो एक आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात यह है कि आपको 15% सिलेबस में कर्टेलमेंट भी मिल चुकी है समर जोन वालों को, जैसे कि विंटर जोन वालों को मिली थी। तो आइए, जो आपका पूरा पेपर है वो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 2025 का एक्स सेट का क्वेश्चन पेपर था, उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था लिक्विड्स एंड गैसेस और लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट इंटरप्शन आर कैरिड बाय। और इसके आगे 4 ऑप्शंस थे, जिसमें था वाटरवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड रोडवेज। तो इसमें आंसर क्या आता है? पाइपलाइंस, क्योंकि विदाउट वेस्टेज जो लिक्विड्स है वो उसी से ट्रांसफर होते हैं। उसके चॉइस क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज इज डन बाय। उसमें 4 ऑप्शंस थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, थर्ड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड डी है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो इसका आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस यानी सी। क्वेश्चन नंबर 3 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें भी आंसर्स हैं, ए में है 15 to 65 ईयर्स, बी है 15 to 64 ईयर्स, सी है 15 to 66 ईयर्स और डी है 15 to 59 ईयर्स। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? डी आंसर है, यानी 15 to 59 ईयर्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है pollutants from leather, pulp and paper, textiles and chemicals usually cause which type of pollution। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, नॉइस है, एयर है, वाटर है, लैंड डिग्रेडेशन है। तो इसका आंसर है सी, यानी वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन मीटर गेज। तो उसी से क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। ए पार्ट है 0.610 मीटर्स, बी पार्ट है 1 मीटर, सी है 0.762 मीटर एंड डी है 1.55 मीटर। चूंकि क्वेश्चन में लिखा मीटर गज, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर्स में मारमागुआ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद हल्दिया पोर्ट है और पारादीप पोर्ट है। तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, दूरदर्शन इन इंडिया गॉट इट्स सेपरेट आइडेंटिटी एज AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो से अलग सेपरेट आइडेंटिटी कब मिली थी? तो आंसर्स में है ए 1959, बी 1972, सी 1976 और डी 1997। तो इसका आंसर है 1976 यानी सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जमशेदपुर, हुगली, भिलाई और विच टाइप ऑफ टाउन्स। ये जो 3 नाम दिए हैं सिटीज़ के, ये किस तरह के टाइप टाउन्स हैं? ए रिलीजियस है। नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज मेनली काज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर ए है कंजक्टिवाइटिस, बी है रेस्पिरेटरी डिजीजेस, नंबर सी है डायरिया और नंबर डी है ब्रोंकाइटिस। चूंकि वाटर पोल्यूशन से है तो आंसर क्या आएगा? सी, डायरिया। और लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज
क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी वाली साइड का जो पोर्ट होगा वही होगा ना। तो आंसर्स हैं ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता एंड डी कोची पोर्ट। तो अरेबियन सी नीचे की तरफ है, तो उसका मतलब आंसर क्या होगा, डी कोची पोर्ट। तो ये थे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत आसान है। उसके बाद जो सेक्शन बी है, दूसरा पार्ट जो है, इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, 9 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपने आंसर्स 1 लाइन में ही आंसर दे दो, आप 1-2 लाइंस में एग्जैक्टली आंसर का कुछ टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कनेक्ट villages to towns and cities, and this helps people travel easily, sell farm produce and access schools and hospitals। तो सारी चीज़ें शॉर्ट आंसर में ही कवर कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें आपने इंडिया की क्रॉपिंग सीजन्स बताने हैं। तो फर्स्ट सीज़न जैसे आपको पता है खरीफ सीज़न, सेकंड सीज़न रबी सीज़न और थर्ड सीज़न है ज़ैद, जो कि एक स्मॉल पीरियड बिटवीन खरीफ एंड रबी है। तो इस तरह से आपने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन इंडिया। तो वेरी वेरी इजी आंसर है इसका कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय बर्थ रेट, डेथ रेट एंड नेचुरल इंक्रीज रेट। व्हेन देयर आर मोर बर्थ्स देन द डेथ्स इट रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ रेट, है ना। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज आल्सो और एब्सोल्यूट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर लिखेंगे आप कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट गुड्स सोल्ड अब्रॉड एंड इम्पोर्ट्स गुड्स बॉट फ्रॉम अब्रॉड, जो कि घर में खरीद कर लाई जाती हैं। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर्क। जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज दैट वर्क टुगेदर, दे रिमूव ट्रेड बैरियर्स, allowing free flow of goods and services among them, this helps in economic growth। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, what are problems of road transport in माउंटेनियस एंड डेजर्ट एरियाज। यानी कि माउंटेनियस और डेजर्ट एरियाज में रोड्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन माउंटेनियस एंड डेजर्ट एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट फेसेस प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स, लाइक स्लीप स्लोप्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एंड सैंड ड्यून्स, एक्सट्रीम हीट, हॉट डेजर्ट, स्पेशली इन हॉट डेजर्ट्स, मेकिंग रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज, तो इसका आंसर है, होलसेल मीन्स सेलिंग गुड्स इन बिग अमाउंट टू शॉप्स एंड ऑनर्स, नॉट टू अस। हमें नहीं बेचते हैं वो, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ऑनर्स ऑफ शॉप्स हैं उनको बेची जाती है लार्ज क्वांटिटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल्स। तो इसमें आप दोनों को कंपेयर भी करके लिख सकते हो, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप लिखोगे इन्वेस्ट हैविली, ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, तो इन्वेस्ट लेस आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। दूसरा चीज़ आती है, इट इम्प्लाइज मैनी वर्कर्स मोर देन 100 वर्कर्स एंड इट इम्प्लाइज लेस वर्कर्स लेस देन 100 वर्कर्स। और प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो जैसे टाटा मोटर्स है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आएगा, और जो कोई भी लोकल कोई भी छोटी कमोडिटीज़ जो तैयार की जाती हैं, फॉर एग्जांपल फैंसी ले लीजिए, तो वो किस में आ जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। और इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आया था इस बार वो था, व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। डेफिनेशन भी आप बता सकते हो इसकी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ ग्रोइंग सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, रबर ऑन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड यूजुअली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इनको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये था सेक्शन बी। इसके बाद बात आती है सेक्शन सी की, तो मैं सीधा आपको दिखा देती हूँ सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन। इसका पेपर में जो सेक्शन सी था
वो उस पे जो क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 3 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी है, चलिए आप वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, डिस्कस द स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो आंसर है इसका, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज अनइवन। वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स आर 3 ग्रुप्स। तो उस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। जैसे हाई डेंसिटी एरियाज इंक्लूड नॉर्दर्न इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो इसके रीजंस बता दो शॉर्ट में, बिल्कुल स्मॉल में। फ्लैट लैंड है, फर्टाइल साइल है, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स। तो ये इसकी वजह है हाई डेंसिटी की। फिर मीडियम और मॉडरेट डेंसिटी, इसमें क्या आ जाता है, सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया आता है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु रीजन्स हैं गुड फॉर इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड बिग सिटीज़। ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है लो डेंसिटी एरियाज। तो लो डेंसिटी एरियाज कौन से होंगे, माउंटेनियस एंड डेजर्ट्स एरिया, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड थिक फॉरेस्ट। और इसके रीजंस आप बताओगे, रफ लैंड, वेरी हॉट एंड कोल्ड वेदर, या तो एक्सट्रीम हॉट है या एक्सट्रीम कोल्ड, एंड लैक ऑफ वाटर फैसिलिटीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2, 3 marks. What are towns? Explain functional classification of towns in India. आंसर में आप लिखोगे, स्मॉल अर्बन एरियाज विद बेसिक सर्विसेज आर कॉल्ड टाउन्स। उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स क्या है। 3 मार्क्स हैं, तो आपने उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें आपने सारे जितने भी टाउन्स हैं, जो फंक्शनल टाउन्स हैं, उनके नाम बता देने हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो किसके काम आते हैं, क्या फंक्शन है उनका, ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं तो फैक्ट्रीज एंड मिल्स हैं। कमर्शियल टाउन्स हैं तो बिजनेस एंड ट्रेड यूनिट्स हैं। कल्चरल टाउन्स में एजुकेशनल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। और ट्रांसपोर्ट में जंक्शंस फॉर रोड्स एंड रेल्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था वो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था वो है जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो ये है, हाउ डू नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो नेशंस है वो इंटरनेशनल ट्रेड से कैसे गेन करते हैं। तो आंसर में आप बताओगे, कंट्रीज गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड बाय नंबर 1 अर्निंग मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जब वो चीज़ें बेचते हैं तो पैसा आता है। नंबर 2 गेटिंग गुड्स दे लैक एट होम, जो उनके देश में नहीं बनती है चीज़ें वो दूसरे देशों से लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। तीसरा आ जाता है क्रिएटिंग जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। और चौथा है ग्रोइंग इकॉनमी, कि इससे इकॉनमी भी ग्रो करती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो ये था, मेंशन मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। तो आंसर में आप कि अर्बन एरियाज में वेस्ट डिस्पोजल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेजर प्रॉब्लम्स विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया आर एज फॉलोज। नंबर 1 है ओवरफ्लोइंग गार्बेज, कूड़े के ढेर, है ना। नंबर 2 है पोल्यूटेड वाटर, पानी बहुत गंदा आता है। नंबर 3 है एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 है डिजीजेज स्प्रेडिंग। आप टू द पॉइंट आंसर दोगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कौन सा क्वेश्चन आया था, इसमें आया था, सजेस्ट सम मेजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ठीक है। तो इसका आंसर है कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया से किस तरह से सस्टेनेबिलिटी, कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो आंसर में आप लिखोगे, मेजर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल एरिया। नंबर 1 है वाटर हार्वेस्टिंग होती है इससे। नंबर 2 है क्रॉप रोटेशन। नंबर 3 है सॉइल कंजर्वेशन। और नंबर 4 है एफिशिएंट इरिगेशन भी मिलती है। तो ये चारों बहुत सॉलिड पॉइंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो आपके चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, आप सबको अच्छे से आता है। फिर मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट्स दे देती हूँ कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज पीपल रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, है ना। तो इसमें आप फिर आगे इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इंक्लूड, 2 तरह की आपने नेचर देखी, एक है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और दूसरा है पॉसिबिलिज्म। उसका थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप में आ जाता है कि इसके ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ ए वास्ट स्कोप, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमी, कल्चर, मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को डिस्कस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन
सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इनका सिग्निफिकेंस बताना है। तो आंसर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आर क्रूशल एज दे क्या क्या करते हैं ये। नंबर 1 कनेक्ट पीपल, नंबर 2 बूस्ट इकोनॉमी, नंबर 3 सेव टाइम, नंबर 4 इम्प्रूव लाइफस्टाइल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर द मोड्स बाय विच साइबर स्पेस विल एक्सपेंड। साइबर स्पेस किन किन मोड से एक्सपैंड होती है, ये तो आप सबको वैसे ही आता है आंसर। तो साइबर स्पेस विल एक्सपेंड थ्रू नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 मोबाइल फोन्स, नंबर 3 सैटेलाइट्स एंड नंबर 4 केबल नेटवर्क। ये तो आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो इसको आपने डिफरेंस में भी लिख सकते हो, आप तो 1 बाय 1 भी लिख सकते हो। जैसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का आपने बताना है कि ग्रोज फूड फॉर फैमिली कंजम्पशन, और दूसरा आप इसमें बता सकते हो कि स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते हैं, पुराने मेथड से एग्रीकल्चर की जाती है। और दूसरी तरफ कमर्शियल एग्रीकल्चर है, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर ग्रोज क्रॉप्स फॉर सेल एंड प्रॉफिट, इसमें क्रॉप्स उगाई जाती है सेल करने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए। और सेकंड पॉइंट इसमें आप बता सकते हो लार्ज स्केल मॉडर्न मेथड्स जैसे ट्रैक्टराइजेशन, थ्रेशर्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे जो कि सी पार्ट में आए थे क्वेश्चन आपके 2025 के क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जो लास्ट आपका सेक्शन है वो सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ये 5 मार्क्स के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेक्शन डी इसी पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है। 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी उसके बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगी और क्वेश्चन नंबर 21 तो मैप वर्क है, तो वो तो आप क्लासरूम में आप कर चुके ही होंगे, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें भी इंडिया और वर्ल्ड के मैप्स होते हैं, तो आप उनमें से किसी एक को करना होता है आपने। तो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, डू यू थिंक इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 20 जो था। तो आंसर है वाटरशेड मैनेजमेंट, इट इज़ द रैशनल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स स्टॉपिंग द रन ऑफ एंड ऑगमेंटिंग ग्राउंड वाटर थ्रू मेथड्स लाइक परकोलेशन, टैंक्स, चेक डैम्स एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, इट इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज रिसोर्स कंजर्वेशन पहला पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड रिचार्जेस डिप्लेटेड एक्विफर्स इंश्योरिंग वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। सेकंड पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजी को बैलेंस करता है वाटरशेड मैनेजमेंट। इट रिजुवनेट्स फ्लोरा एंड फाना एंड रिस्टोर्स द नेचुरल एनवायरनमेंट। तीसरा जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी एक तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन इट इंप्रूव्स क्रॉप यील्ड्स एंड सपोर्ट्स रूरल लाइवलीहुड्स। एंड अगला पॉइंट है कम्युनिटी एम्पावरमेंट, प्रोग्राम्स लाइक हरियाली या नीरू मीरू। तो ये तो था, और इसके क्वेश्चन में ही और पार्ट है, आपकी मर्जी है चाहे आप वो वाला करो या ये वाला करो। तो आर पार्ट में ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था। वाई न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर ए ब्रॉड फेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज, यानी कि नए मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों इमर्ज हो रहे हैं, जो पुराने मॉडल्स थे उनको क्यों डिस्कार्ड किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो आंसर है न्यू मॉडल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज फॉर दीज ब्रीफ रीजंस। ब्रीफली आपने ये रीजंस बताने हैं। नंबर 1 रीजन है एनवायरमेंटल क्राइसिस, टू स्टॉप मैसिव पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड हैबिटेट लॉस caused by old industrial models। ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई इंडस्ट्रियल मॉडल्स जो पुराने वाले थे। दूसरा पॉइंट है रिसोर्स डिप्लेशन, टू प्रिवेंट द टोटल एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, मिनरल्स, फ्यूल्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि न्यू मॉडल्स इसलिए भी इमर्ज हो रहे हैं ताकि फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके। तीसरा है सोशल इनइक्वालिटी, तो टू फिक्स द ग्रोइंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर दैट ट्रेडिशनल ग्रोथ इग्नोर। जो पुराने वाले मॉडल्स थे उसमें रिच होते जा रहे थे और पुअर होते जा रहे थे, यानी कि उनके बीच का गैप बढ़ रहा था। उसको फिक्स करने के लिए भी न्यू मॉडल्स की जरूरत है। एंड लास्टली सर्वाइवल, द रियलाइजेशन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉसिबल इफ द अर्थ्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी एयर एंड वाटर कोलैप्स। अगर पानी और एयर ही नहीं रहेंगे तो पूरा लाइफ सिस्टम ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है कि न्यू मॉडल्स बताए जाएं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 20।
और फिर मैप वर्क के बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें भी बीच में और होगा, आपने दोनों में से कोई एक ही करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ हुई है उसकी ट्रेंड्स बतानी है। तो आप सिंपली आंसर्स कर सकते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स। इनिशियल जो था वो इनिशियल स्लो ग्रोथ था। इनिशियल स्लो ग्रोथ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पॉपुलेशन ग्रो स्लोली ड्यू टू हाई डेथ रेट्स। इतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तो डेथ रेट्स भी उतनी ही होती थी, तो बर्थ रेट और डेथ रेट में मैनेज हो जाता था। उसके बाद आया टर्निंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द टर्निंग पॉइंट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 ट्रिगर्ड रैपिड ग्रोथ थ्रू बेटर फूड एंड मेडिसिन। जब फूड भी बेटर मेडिसिन भी मिलने लगी तो डेथ रेट्स कम हो गई, इससे भी ग्रोथ बढ़ी। तीसरा है एकदम से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तीसरा पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द 20th century the time taken to add each billion decreased drastically. For example, only 12 years to go from 5 to 6 billion, यानी 12 सालों में पॉपुलेशन 5 बिलियन से सीधा 6 बिलियन यानी 6 बिलियन हो गई। अब जो करंट डिक्लेरेशन की बात करें तो while total numbers are rising, the growth rate is actually falling due to education and family planning. अब लोग देश समझदार हो गए हैं, लेकिन एक रीजनल डिवाइड है। लास्ट पॉइंट डेवलपिंग नेशंस जिसमें अफ्रीका और एशिया है, डेवलपिंग नेशंस अफ्रीका एशिया शो हाई ग्रोथ while developed nations यूरोप एंड जापान आर स्टैग्नेट आर डिक्लाइन। यानी कि जो डेवलप्ड है वहां पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है लेकिन डेवलपिंग में बढ़ती जा रही है। तो इसके साथ ही जो इसमें और है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करो या वो वाला, तो और में है पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कहीं हाई तो कहीं लो है, जो अनइवन है। तो आंसर है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ड्रिवन बाय 3 मेन फैक्टर्स। आपने 3 मेन फैक्टर्स फिर उनको हाईलाइट करना है। तो नंबर 1 है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें आ जाता है नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पीपल सेटल वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। ज्यादातर लोग वहीं बसते हैं जहाँ पे रिवर वैलीज हैं, एग्जाम्पल है रिवर वैलीज। दूसरा है लैंडफॉर्म्स। फ्लैट प्लेन्स आर प्रेफर्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज व्हाइल रगेड माउंटेन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। पहाड़ियों पे लोग जाके घर तो बनाएंगे नहीं, इसलिए जो माउंटेन एरियाज हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आती है क्लाइमेट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में। तो एक्सट्रीम हॉट कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स जहाँ पे भी हैं, यानी एक्सट्रीम हॉट कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स सहारा डेजर्ट आर्कटिक हैव फ्यूअर पीपल। मॉडरेट क्लाइमेट्स अट्रैक्ट मोर। जहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल होती है, मॉडरेट होती है, वहाँ ज़्यादा लोग बसते हैं। इसी के साथ सॉइल्स में फर्टाइल साइज जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, स्पोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर है ना। तो जो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला ज्योग्राफिकल था, दूसरा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट जो है अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड लेबर। अर्बनाइजेशन सिटीज ऑफर बेटर जॉब्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लीडिंग टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स लाइक कोबे ओसाका रीजन इन जापान प्रोवाइड मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहाँ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर बसेंगे, जाकर रहेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कल्चरल एंड पोलिटिकल फैक्टर्स। तो उसमें स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीपल मूव अवे फ्रॉम एरियाज विद वॉर और पोलिटिकल अनरेस्ट एंड सेटल इन पीसफुल रीजन्स। तो दूसरा पॉइंट है कल्चरल सिग्निफिकेंस। प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफन अट्रैक्ट लार्ज सेटलमेंट्स। तो ये तो थे सारे क्वेश्चंस लॉन्ग। This was all about question answers, multiple choice question, long answer questions extra, जो कि 2025 में एक्स सेट का क्वेश्चन पेपर आया था। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो सारे ही सेम होते हैं और इन सेट्स में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वन वर्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। तो एक सॉल्व करने से आपके तीनों सेट्स एक तरह से सॉल्व हो गए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर। तो आप जल्दी से बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा जो रिवीजन है। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको समझ आया है और अंडरस्टैंड हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको इस तरह से सॉल्व क्वेश्चंस आंसर्स गेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे। तो मैं हूं बलजीत कौर। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।